अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू मैच्योर माइंड्स। मैच्योर माइंड्स में आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही हॉट टॉपिक के बारे में। करंट अफेयर्स में तो ये आपके लिए मस्ट हैव है ना, क्योंकि आपने ये करंट अफेयर्स में ज़रूर कहीं ना कहीं रिलेट ज़रूर करना है। आज हम बात करने वाले हैं तुर्की के जो अपकमिंग इलेक्शन है ना, उसके बारे में। 14 मई को ये इलेक्शन है, तो आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तकरीबन 11 मई है। तो इंशाल्लाह आपको अगर खान साहब के मसले मसाइल ख़त्म हो गए तो ये वीडियो 14 से पहले मिल जाएगी, अदरवाइज़ बाद में मिलेगी। और एक वीडियो हम बाद में बनाएंगे इसके रिजल्ट्स आने के बाद। तो आज हम बात करने वाले हैं तुर्की का जो क्रिटिकल इलेक्शन है, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। उसकी वजह क्या है कि इसका ना ग्लोबल काफ़ी ज़्यादा रोल रहने वाला है। ग्लोबल इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है इस इलेक्शन की। अब क्यों है ये ग्लोबल इम्प्लीकेशंस, और आखिर ऐसी क्या राज छुपे हैं इस इलेक्शन में कि ये करंट अफेयर में इतना रेलिवेंसी रखता है। बिफोर गोइंग टू लेक्चर, लेट मी रिमाइंड यू टू सब्सक्राइब द चैनल। ये लेफ्ट साइड पे आपके रेड बटन आ रहा है, इसको दबाएं। साथ नोटिफिकेशन भी ऑन कर दे ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल कंटेंट जो है ना, उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर बात करें तो 14 मई को इलेक्शन है तुर्की में, और इसको ऑलरेडी बड़ी बड़ी दुनिया की न्यूज़ एजेंसीज हैं, जैसे वाशिंगटन पोस्ट है, द इकोनॉमिस्ट है, चैट चैटहैम हाउस, ये बेसिकली एक फ्रेंच न्यूज़ एजेंसी है। द इकोनॉमिस्ट यूके बेस्ड है, वाशिंगटन पोस्ट वाशिंगटन यूएसए का है। तो इन तीनों ने इस इलेक्शन को मोस्ट क्रिटिकल कहा है। और ये क्यों कहा है? क्योंकि तुर्की का जो इस टाइम पाइवोटल नेचर है ना जियोपॉलिटिक्स में, वो वेस्ट को बड़ा परेशान कर रहा है। तुर्की रशिया के करीब हो रहा है, चाइना के करीब हो रहा है, तो ये वेस्ट के लिए परेशान कुन है। तुर्की की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ रशिया एंड यूएसए। अब ये पहले सारी 100 साल तकरीबन 1928 से लेके 2007-8 तक ये यूके के कैंप में रहा है तुर्की। कोल्ड वार के दौरान भी ये यूएसए के कैंप में था। तो अब ये अचानक रशिया की तरफ जो इसका झुकाव है वो क्यों है, हम उसके बारे में बात करेंगे। उसका जो क्रिटिकल रीजन में रोल रहता है वो उसके बारे में बात करेंगे। और ग्लोबल पावर डायनामिक्स में जो इसका इम्पैक्ट होने वाला है इस इलेक्शन का, उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं ये कब यानी तुर्की की थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन। 29 अक्टूबर 1923, और ये ट्रीटी ऑफ लुजियाना था एक, उसके तहत ये मुल्क बनाया गया था। इससे पहले ऑटोमन एम्पायर थी। पूछा जा सकता है आप, इसलिए इसमें जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो यूनिटरी है। इसमें पाकिस्तान में फेडरल है, पाकिस्तान में यानी कि सूबाई गवर्नमेंट खुद मुख्तारी ज़्यादा है। सूबों की यानी गवर्नमेंट है वो एडमिनिस्ट्रेशन खुद संभालती है ना। जो सेंटर है वो तो 4-5 चीज़ें संभालता है, जैसे आपकी सिक्योरिटी है, करेंसी है और इकोनॉमी टाइप है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी सेंटर संभालता है, और जो बाकी मामलात हैं, डिफेंस है, करेंसी है, फ्लैग है, फॉरेन रिलेशन है, वो भी सेंटर ही संभालता है। तो इस तरह ये चीज़ें हैं। इसमें मुख्तलिफ एथनिसिटीज़ हैं। तुर्की के लोग तो है ही, कुर्दिश हैं, इसके अलावा सेंट्रल एशियन है, उज़्बेक्स है, यहाँ पे काफ़ी है, अरब है यहाँ पे। तो ये सारी इसमें है चीज़ें। अगर डोमिनेंट पार्टीज़ की बात की जाए, यहाँ पे दो बेसिकली इस इलेक्शन में दो डोमिनेंट पार्टीज़ हैं। एक तो तैयब उर्दुगान की है, जो AK पार्टी जिसको कहते हैं, जिसको अगर उर्दू में तर्जमा किया जाए तो तहरीक इंसाफ बनता है। तो एक MHP पार्टी है। MHP बेसिकली एक यानी कि अपोजिशन पार्टी है, लेकिन फ़िलहाल ये दोनों गवर्नमेंट में है। ये सरप्राइजिंगली ये दोनों इस टाइम लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बेंचेस पे हैं, गवर्नमेंट के बेंचेस पे हैं। लेकिन इलेक्शन में ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ है, और सबसे ज़्यादा जो अलायंसेज हैं वो इन दोनों के ही हैं। यानी कि एक कैंप ये बन गया तैयब उर्दुगान वाला AK पार्टी का, दूसरा कैंप जो है ना वो बन गया MHP पार्टी का। तो यहाँ पे ना एक कन्फ्यूजन मैं आपको दूर कर दूँ, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। इसमें कन्फ्यूजन एक ये हो रही है कि तैयब उर्दुगान जो है वो इस्लामिक पार्टी को लीड कर रहा है, और जो दूसरे हैं वो जो अब्दुर्रज़ाक है एक उनका नाम, तो वो जो है वो सेकुलर पार्टी को लीड कर रहे हैं। देखिए ऐसा कभी नहीं होता किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में ना, कोई भी एक पार्टी जो है ना वो एक आइडियोलॉजी को लेकर नहीं चल सकती। सेकुलर लोग तैयब उर्दुगान के साथ भी हैं और MHP में भी हैं, और जो इस्लामिक लोग हैं वो तैयब उर्दुगान के साथ भी हैं और MHP पार्टी में भी हैं। इट्स अबाउट द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट एजेंडा, जिसकी बेसिस पे वोट मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये हमारे पाकिस्तान में ये एक नैरेटिव है कि तैयब उर्दुगान जो है वो इस्लामिज़म या इस्लामाइजेशन को प्रमोट कर रहा है, इस वजह से उसको इलेक्शन में है, या इस वजह से वो
वोट गेन करेगा, ऐसा नहीं है एक्चुअली में। अच्छा, बात करें तो तुर्की में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिस्टम है, ठीक है, वहाँ पे यानी कि बिल्कुल आइडेंटिकल टू यूएसए होता है इलेक्शन। बस इसमें फ़र्क ये होता है कि यूएसए में आपका मिल जाते हैं 6 साल पार्लियामेंट्स को, और यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली को, यानी कि उनकी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टेन्योर होता है वो 6 साल होता है, लेकिन यहाँ पे 5 साल का होता है। तो दिस इज़ अ मेन डिफरेंस। और यहाँ पे प्रेसिडेंट भी 5 साल के लिए इलेक्ट होता है, और जो अपना वो भी होता है ना, वो भी लेजिस्लेटिव असेंबली, वो भी 5 साल के लिए होती है। यूएसए में क्या होता है, वो 4 साल के लिए प्रेसिडेंट होता है, 4 साल के लिए प्रेसिडेंट, एंड हमारे पास 6 ईयर्स के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स। अब यहाँ पे ना 14 मई को दोनों इलेक्शन है, प्रेसिडेंट के भी और लेजिस्लेटिव असेंबली के भी। 64 मिलियन वोटर था, तकरीबन 64 मिलियन वोटर, यानी कि तकरीबन 6.5 करोड़ के करीब बनता है ये। 600 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इनको। अब जो टक्कर में है वो एक तो तैयब एर्दोगान की पार्टी AK पार्टी है और एक MHP पार्टी है। उसके बाद ना प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में क्या होता है, 4 इस दफ़ा यानी कि जो है वो 4 कैंडिडेट हैं टोटल। अब इसमें होगा क्या जी कि कोई भी प्रेसिडेंट बनने के लिए ना रिक्वायरमेंट ये 50% से ज़्यादा वोट लेना ज़रूरी है एक बंदे को, ओनली देन ही कैन बी प्रेसिडेंट। बट अगर किसी को 50% नहीं आते तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि जो टॉप के 2 कैंडिडेट होंगे ना, यानी कि ऊपर वाले जो हो गए, लेट्स से तैयब एर्दोगान को 40% मिल जाते हैं, दूसरे को 35, तीसरे को 30 और चौथे को हमारे 25 मिल जाते हैं। देन जो तैयब एर्दोगान और ऊपर वाला जो बंदा होगा ना 40 एंड 35 वाला, वो आपस में फिर दोबारा इलेक्शन में जाएंगे। देन फिर उसमें जो जीतेगा वो प्रेसिडेंट होगा। तो इस तरह पहले 4 कैंडिडेट हैं, फिर 2 रह जाएंगे अगर ये मामला इस तरह जाता है कि किसी को 50% वोट नहीं मिलते। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन के दूसरे हिस्से की तरफ के आखिर पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है दुनिया में इस इलेक्शन की। तो यार मैंने आपको बताया है इसमें ना 2 आइडियोलॉजी मेन दुनिया में जो पर्सपेक्टिव है, पाकिस्तान में भी पर्सपेक्टिव है, एक इस्लामिक आइडियोलॉजी है और एक सेकुलर आइडियोलॉजी है। अब मसला यहाँ पे ये है कि जो तैयब एर्दोगान है ना, वो एक तो इस्लामिक आइडियोलॉजी की है, दूसरा उनका मसला ये है कि वो है जी एंटी यूएस समझे जाते हैं, कंपैरेटिवली एंटी यूएस समझे जाते हैं। दो के उनके जो दौर में यूएस के साथ उनके रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हुए हैं। F-35 का प्रोजेक्ट था, इसके अलावा उनके नेटो में जो एक्सेप्टेंस है इसकी अपनी पोलैंड की और नॉर्वे की, तो ये सारी जो चीज़ें थी ये तैयब एर्दोगान ने यूएस के इन्फ्लुएंस में ही की थी। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी वो रशिया के साथ भी इंगेज थे। रशिया के जो उन्होंने स्ट्रेटेजिक वे प्रोवाइड किया था अपना स्ट्रेट ऑफ वो जो है इस्तांबुल के ज़रिए, तो वो एक इनका अच्छा था। उसके अलावा S-400 जो डिफेंस सिस्टम है रशिया का, वो बाय करना, दैट इज़ आल्सो मूट पॉइंट बिटवीन यूएसए एंड तुर्की। तो इस लिहाज से तुर्की जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है तुर्की के इलेक्शन। अगर तुर्की में अपोजिशन पार्टी आती है दैट इज़ गोइंग टू डेफिनेटली सपोर्ट यूएसए। अच्छा, तो बात करते हैं फिलहाल तुर्की इज कंसिडर्ड वन ऑफ द फ्यू पाइवट स्टेट्स है दुनिया में। अब पाइवट स्टेट्स क्यों है, क्योंकि यार इनकी ना स्ट्रेटेजिक एसेट्स और स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है ना वो इस तरह की है कि जो मेजर वर्ल्ड पावर है ना वो ऑलवेज इन द हिस्ट्री तुर्की के फेवर में रहे हैं कि तुर्की उनके साथ होना चाहिए। इसी वजह से ना जो ग्रेट पावर था ना वो इनको इंटरेस्ट और रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं तुर्की के साथ, ठीक है। अब इसी वजह से यूएसए ने हमेशा तुर्की को अपने कैंप में रखा है। आपको अगर याद हो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, तो उस समय भी तुर्की की ज़मीन थी 1960 में, जहाँ पे यूएसए ने अपने मिसाइल्स डिप्लॉय किए थे अगेंस्ट रशिया। दैट वाज आल्सो यानी कि रीजन। अब यहाँ पे ना दुनिया क्या हो रही है, दुनिया चेंज हो रही है, तो इंक्रीजिंगली ये फ्रॉम यूनिपोलैरिटी टू मल्टीपोलैरिटी। अब जब यूनिपोलैरिटी से मल्टीपोलैरिटी की तरफ दुनिया जा रही है तो हर मुल्क चाहता है कि उसके कैंप में ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों। अब जो तुर्की के वेस्ट के साथ रिलेशन है ना वो ख़राब है। अब इसी चीज़ को ख़राब की जो वजह समझी जाती है वो तैयब एर्दोगान की और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन की कुर्बत समझी जाती है, यानी ये दोनों बड़े करीब है। एक्चुअली में दोनों का जो रूल करने का तरीका है ना वो बड़ा सिमिलर सा है, यानी कि डिक्टेटर टाइप दोनों हैं। वो बी फ्रैंक, यानी कि ऐसा नहीं है कि तो ये एर्दोगान को दूध के धुले हुए हैं, ऐसा है उनका। तो यहाँ पे ना तुर्की जो है वो और यूएसए और तुर्की के जो आपस में रिलेशन है वो बड़े लो तरीन सतह पे है। तो इस वजह से ये इलेक्शन जो है ना और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तुर्की किस साइड पे बैठेगा। अगर तैयब एर्दोगान आ जाते दोबारा
डेफिनेटली ही इज गोइंग बैक टू रशिया एंड चाइना। वाइल अगर उनके अपोजिशन पार्टी आ जाती है तो फिर वो क्या करेंगे, उनकी आइडियोलॉजी ये है, वो सेकुलर है मोर और लेस, तो वो क्या करते हैं, वो यूएसए के कैंप में जाएंगे, यूएसए को फेवर करेंगे रशिया के साथ। इनफैक्ट जो अपना कंपेन चला रहे हैं वो तैयब उर्दगान और जो अपोजिशन पार्टी है वो इसी बेसिस पे चला रहे हैं कि फॉरेन रिलेशंस किस मुल्क के किसके साथ होंगे, डेवलपमेंटल एजेंडे पे चला रहे हैं बेसिकली। यहाँ पे ना एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंटली अगर आपको याद हो तुर्की में जल्जला भी आया था, अर्थक्वेक आया था, तो वो भी एक इलेक्शन में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि जहाँ पे जल्जला आया था ना वो रीजन था तैयब उर्दगान का, यानी कि तैयब उर्दगान वहाँ से जीते थे। तो उस रीजन में तैयब उर्दगान ने प्रॉमिस किया कि अगर वो इलेक्शन जीतते हैं तो हर एक जो घर डिस्ट्रॉय हुआ है ना, जो हाउस डिस्ट्रॉय हुआ है, वो दोबारा रीबिल्ड किए जाएंगे और विद द हेल्प ऑफ रशियन फेडरेशन। तो ये दिस इज अ पॉइंट। अब तुर्की क्या छोड़ सकता है वेस्ट को, दिस इज आल्सो अ क्वेश्चन। 2007 से तो खैर इनके बड़े मामला ख़राब हैं, यानी कि पहले 2003-4 में इन्होंने F-35 का प्रोजेक्ट शुरू किया था, तुर्की इज आल्सो अलायंस इन नेटो। लेकिन क्या हुआ 2007 से तुर्की के अलाइनमेंट जो है ना, जब से तैयब उर्दगान पावर में आया, बेसिकली पहले प्रेसिडेंट थे, पीएम थे 2007 से 16 तक, एंड नाउ ही इज प्रेसिडेंट। तो तुर्की जो है वो, उनका ना जो रिलेशन है ना वो रशिया के साथ बड़े बेहतर हो गए हैं, ठीक है। और 2013 में जब S-400 की इन्होंने डील की है यूएस और रशिया और तुर्की ने, तो यूएस को फिर मिर्चें लग गई। इसके अलावा अब तुर्की क्या कहता है, तुर्की कहता है जी कि जो तुर्की वाले है ना लोग, अपना सॉरी अमेरिका क्या कहता है, अमेरिका कहता है जी कि जो तुर्की है ना वो अमेरिकन सिटीजन को क्या करता है, एक्स्ट्राडिशन करता है उनकी, ठीक है, यानी कि उनको अरेस्ट करता है। तुर्की में कुछ अमेरिकन थे, उनको अरेस्ट करके उनको सज़ा भी दे दी गई थी, और ये अमेरिकन सिटीजन थे, और ये सब हुआ था ऑन द ऑर्डर ऑफ तैयब उर्दगान। तो उस वजह से अमेरिका बड़ा नाराज़ है। उसके बाद क्या हुआ, S-400 भी इन्होंने ख़रीद लिए 2013-14 में। तो ये भी एक मसला हो गया, जिस वजह से ना यूएसए और तुर्की के रिलेशन बड़े ख़राब हो गए। लेकिन यूएसए तुर्की को छोड़ नहीं सकता ना, उसकी वजह ये है कि तुर्की नेटो का पार्ट है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब नेटो एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री अलायंस है, जिसमें अगर तुर्की पे कोई मसला होता है तो फिर अमेरिका उसके पीछे आएगा ही आएगा, अकॉर्डिंग टू नेटो ट्रीटी। अब तुर्की का कहना ये है कि जो ये है ना अपना वाशिंगटन, यूएसए, ये तैयब उर्दगान और तुर्की को इस्लामिज्म और हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स वेस्ट शो करता है इन द मीडिया। और जो ये वाशिंगटन का एंटी तुर्किश जो स्टांस है ना इस्लामोफोबिया पे और तुर्किश एथनिसिटी पे, ये असल वजह है झगड़े की। तो दिस इज पॉइंट। इसी वजह से क्या हो जाता है, पेरिस, वाशिंगटन, मॉस्को, बीजिंग, यानी कि चाइना, रशिया, फ्रांस और यूएसए, ये बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं इस सारे सिनेरियो को, कि कल को इन्हीं के, क्योंकि फ्रांस का इसमें स्टेक ये है कि फ्रांस भी खुद जो है इस टाइम स्टेक पे लगा हुआ है, उसकी अपनी इंटेग्रिटी इकोनॉमिक और मिलिट्री। तो वो तुर्की के साथ जो रिलेशनिंग डेवलप करना चाहता है क्योंकि वो दोनों नेटो में है, तो दोनों मिलिट्री इक्विपमेंट्स की जो है अल्टरनेट करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ। अब मसला ये है कि क्या इलेक्शन हल है इस चीज़ का। खैर इसमें यार अनकरा को तुर्की और वेस्ट जो हैं उस दोनों को एक दूसरे यानी कि ब्लेम करना पड़ेगा कि दोनों ही मामला ख़राब करने में इक्वल शेयर रखते हैं। जैसे कुछ इश्यूज हैं, जैसे यूएस ने सीरिया में कुर्दिश कम्युनिटी को सपोर्ट करके उसको तुर्की की इंटेग्रिटी को नुकसान पहुंचाया, ठीक है। ये वो स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हैं जिस वजह से तुर्की और यूएसए कभी एक पेज पे नहीं आ पाए और इनकी जो मामला थे वो फर्दर ग्रीवियंस की तरफ चले गए। इसके अलावा ये जो इलेक्शन था ना, ये टेम्परेरीली तो सोल्यूशन हो सकते हैं, बट फॉर द सेक ऑफ परमानेंट यूएसए को कुर्दिश कम्युनिटी और उनका जो तुर्किश सिटीजनशिप है उसके लिए अच्छे ख्यालात रखना पड़ेंगे, अदरवाइज दिस इज नॉट गोइंग टू प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल, ठीक है। तो इसके अलावा जो तुर्की का इनहेरेंट फैक्टर्स हैं, स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हैं, लाइक तुर्की में ना जो अवाम है वो बड़ी इस्लामिक पसंद है, पॉलिटिक्स वहाँ पे ना इस्लाम के बेसिस पे होती है, ये तो एक फैक्ट है वहाँ पे। लेकिन मसला वहाँ यहाँ पे ये है कि यूएसए इस चीज़ के अगेंस्ट है, क्योंकि तुर्की इज़ पार्ट ऑफ यूरोप, समवट पार्ट ऑफ यूरोप। तो इन सारी चीज़ों को ना
तुर्की और यूएसए के दरमियान जो मामला आता है उनको हल करने के लिए ये इलेक्शन फिलहाल टेम्परेरी सोल्यूशन तो हो सकता है, बट फॉर द सेक ऑफ परमानेंट सोल्यूशन दोनों को एक दूसरे के साथ टेबल पे बैठ के बात करना पड़ेगी। अब ये सारी चीज़ें आपको हाईलाइट कर रही हैं कि तुर्की और वेस्ट का रिलेशन कितना ज़्यादा ना कॉम्प्लेक्स है, जिस वजह से ये इलेक्शन और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं फॉर द सेक ऑफ ग्लोबल सिग्निफिकेंस। अब तुर्की और यूएसए जो है ना, उन दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगी कि ये जो डिसअपॉइंटमेंट सेटबैक्स हुए हैं इन दोनों के रिलेशन में, उसके लिए दोनों को टेबल पे बैठना पड़ेगा। अदरवाइज दे बोथ आर मेकिंग मिस्टेक्स, क्योंकि यार तुर्की को भी अगर नेटो का मेंबर रहना है तो फिर उसको यूएसए के साथ चलना पड़ेगा। तो अगर और दूसरी तरफ रशिया जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा ट्रेड पार्टनर है तुर्की का, दिस इज आल्सो अ फैक्ट। तो अब उसके लिए तुर्की को बैलेंस्ड रिलेशन लेके चलना पड़ेगा, अदरवाइज तुर्की का कैन नॉट सिट इन वन कैंप ऑफ रशिया और यूएसए। तो देखते हैं 14 मई का जो इलेक्शन है ना, वो ग्लोबल पॉलिटिक्स पे कितना ज़्यादा अपने छाप छोड़ता है, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब इलेक्शन का जो रिजल्ट है ना, वो रशिया और चाइना के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना यूएसए के लिए, क्योंकि रशिया और चाइना अपोजिट कैंप में है ऑफ यूएसए। तो वो दोनों भी चाहते हैं कि तुर्की उसी के कैंप में आके बैठे। तो देखते हैं कि क्या हो सकता है। अब इसमें यूरोपियन यूनियन और यूएसए को भी थोड़ा सा सॉफ्ट स्टांस लेना पड़ेगा। तुर्की की जो इंटेग्रिटी है, उसको सॉवरेनिटी है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं निकल सकता इस पर्टिकुलर इलेक्शन से, क्योंकि यार जो मर्जी पार्टी आ जाए, चाहे एके पार्टी आ जाए चाहे एमएचपी पार्टी आ जाए, दोनों ने जाना है अपने पब्लिक इंटरेस्ट में, नेशनल इंटरेस्ट में। नेशनल इंटरेस्ट उनको किधर नजर आएगा वो उधर ही जाएंगे। जरूरी नहीं है कि वो यूएसए की तरफ जाएं, जरूरी नहीं है कि वो रशिया की तरफ जाएं। जो उनका ट्रेड पार्टनर होगा, जो उनको सप्लाई करेगा एनर्जी, जो उनको देगा इंफ्रास्ट्रक्चरल जो होप्स हैं वो देगा, जो उनको असिस्ट करेगा इन डेवलपमेंट ऑफ देयर पब्लिक, तो वो उधर ही जाएंगे। तो इस वजह से ये जो इलेक्शन है, ये वक्ती तौर पे तो तैयब अर्दोगन को हटा के अपोजिशन पार्टी का नैरेटिव ले आएगा, लेकिन क्या परमानेंट तौर पे ये सोल्यूशन है? डिस्पाइट के यूएसए कुर्दिश कम्युनिटी को भी सपोर्ट करता रहे, डिस्पाइट के यूएसए तुर्की पे ब्लेम टेररिज्म का भी लगाता रहे, डिस्पाइट के तुर्की जो है यूएसए जो है वो इस्लामोफोबिया को भी एग्जैजरेट करता रहे। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनको देखते हुए ये इलेक्शन जो है ना, दैट आर गोइंग टू बी प्लेइंग अ वेरी क्रूशियल रोल इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स ऑफ न्यू ऑर्डर। देखते हैं क्या बनता है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। बिफोर लिविंग द लेक्चर, लेट मी टेल यू टू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस के अपडेट्स मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।